नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर सरदार में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले अहम खबर, जहां एलएसी पर तनाव के बीच मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, टिकटॉक, शेयरिट ऐप समेत 59 ऐप प्रतिबंधित। वीचैट, पबजी, यूसी ब्राउजर ऐप्स पर प्रतिबंध। हेलो और कैम स्कैनर पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने 59 ऐप्स को सुरक्षा के लिए खतरा बताया। क्लब फैक्ट्री, लाइकी, वीमेट पर भी प्रतिबंध। क्लीन मास्टर, यूसी न्यूज पर भी रोक लगा दी गई है। ये जो प्रमुख कुछ ऐप्स हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो ज्यादातर मोबाइल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। यहां तक कि आपको ये बता दें कि टिकटॉक के जो यूजर्स हैं वो एक साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में बढ़े थे और इतना ज्यादा वीडियोस के शेयर किए जाते थे। और संवाददाता शंकर आनंद जुड़ गए हैं। शंकर, पहले से ही मांग उठाई जा रही थी कि सरकार खुद प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती और सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक बड़ा फैसला चीन के खिलाफ। निश्चित तौर पर देखिए, एक उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जो टिकटॉक यूज करते थे। लेकिन टिकटॉक यूज करना अलग बात है, लेकिन उसका जो एक नुकसान क्या है उस बात के बारे को लेकर बहुत लोग नहीं जानते थे। और निश्चित तौर पे अब इस मामले में भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार बहुत ही सजग हो रही है और खास तौर पर उन चीनी मोबाइल ऐप पर खास तौर पर लगाम लगाने जा रही है जो अक्सर आपके फोन से चुपके सारा डेटा चोरी करती थी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि चीनी प्रोडक्ट, चीनी सामान और चीन से जुड़े हुए जो जितने भी जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उस पर लगाम लगाने की एक जो बड़ी मुहिम जो है उसी का ये असर देखा जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे मोबाइल ऐप हैं जिसको पहले ही भारत सरकार के जो चाहे आर्मी कहिए या पैरामिलिट्री फोर्सेस कहिए, वहां पर पहले से प्रतिबंधित किया गया है। और उसमें से जो नाम बताया जा रहा है, टिकटॉक हो गया, शेयरिट हो गया, यूसी ब्राउजर हो गया और कई ऐसे जो मोबाइल गेम हैं जो देखने में तो बहुत आपको अच्छे लगेंगे, खेलने में आपको बहुत आनंद आएगा। शंकर, एक चीज है शंकर जो पूछना चाह रही हूँ, सरकार को किस जगह पर ये जरूरत आन पड़ी कि इन ऐप्स को बंद कर देना चाहिए? क्या चीन से कोई खतरे की आशंका बनी हुई थी? क्योंकि पहले बातचीत भी हुई है, कोई उस पर निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। गलवान घाटी में जो हमला हुआ था उसके चलते साफ तौर पर जैसा कि चीन मना कर चुका है, सीधे हाथ खड़े कर लिया है। ये कहाँ जरूरत आन पड़ी कि एक बड़ा कदम उठाना चाहिए अभी? देखिए, चीन की अगर बात करें तो चीन आज विकसित देश है। वहां पर एक सबसे बड़ा उसके विकासशील होने का एक और महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा, विकसित होने का महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा, वो तमाम जो अपने कार्य जो है वो चीनी भाषा में करते हैं। चीनी भाषा और चीन से जुड़े हुए जो नेटवर्क है उसी पे वो काम करते हैं। और भारत में भी इस चीज को अब देशी जो जितने भी चीजें हैं उसको प्रमोट करने का एक विकल्प है। और बिल्कुल शंकर, और साथ ही सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी जुड़ गए हमारे साथ। प्रवीण जी, सबकी ये मांग थी कि सरकार खुद प्रतिबंध क्यों नहीं लगाती है। क्या यही वो वक्त था जिसका सरकार इंतजार कर रही थी और एक करारा जवाब देने की तैयारी थी? देखिए रेणु, ऐसा है कि किसी भी मसले पे और किसी राज्य से जुड़े हुए मसले पे अगर कोई निर्णय लेना होता है सरकार को तो तुरंत शटर गिरा देने जैसा निर्णय नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारी कूटनीतिक और इस तरह की मुश्किलें सरकार के सामने आती। हम ये कह सकते हैं कि चरणबद्ध शुरुआत है एक तरह की। ऐप बैन करना भी एक चरणबद्ध शुरुआत का ही अंग है कि एक एक करके जो भी रोक लगाई जा सकती है उनके साथ रिश्तों में, चीन के साथ रिश्तों में, उसकी एक तरह की हम शुरुआत उसे कह सकते हैं। प्रवीण जी, ये भी समझ सकते हैं क्या जो बातचीत हो रही है चीन के प्रतिनिधिमंडल के साथ, माफ कीजिएगा, और यहाँ भारत में भी जैसे जो बातचीत होती है उससे कोई साफ तौर पर जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पा रहा है। तो ये एक बड़ी चेतावनी के तौर पर भी देख सकते हैं कि अभी भी आप सुधर सकते हैं, वरना आगे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर रोक लगाई जा सकती है और प्रतिबंध लगाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यही मैं कह भी रहा हूँ कि वो सिलसिलेवार करेगी गवर्नमेंट। एक बार में एक साथ हर तरह के रिश्ते तोड़ देना, मौजूदा जो जिस तरह का राजनीतिक माहौल है उसमें किसी भी देश के साथ ये संभव नहीं है। तो चरणबद्ध एक एक करके किया जाएगा, जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि तो ये एक तरह का वार्निंग है। ये ऐप बंद कर देना एक मैसेज है कि हम आपके साथ रिश्तों को लेकर कितने संजीदा हैं, या भारत चीन के साथ रिश्तों को लेकर कितनी संजीदगी रखता है। इसी वजह से एक मैसेज इससे कन्वे होगा, ये जो ऐप पर बैन लगाया गया इसके जरिए। और उसके बाद भी हो सकता है कि सरकार ने प्लान किया होगी अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। रेनू, बिल्कुल,
सर एक बात और है, जैसे कि भारत की जो इस वक्त जो एक छवि है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी है और बहुत मजबूत है, उभर कर आई है। तो भारत के इस कठिन फैसले के बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन को कुछ नुकसान होगा? क्योंकि और भी ऐसे देश हैं जो कि काफ़ी तैयार बैठे हुए हैं। अमेरिका की बात कर ली जाए और कुछ छोटे देशों की भी बात कर ली जाए, क्योंकि जो जितने ऐप हम अभी भारत देश में बंद किए गए हैं ये बहुत तेजी से अन्य देशों में भी फैले हुए हैं। तो संपर्क टूट गया है, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ ये बात सच है कि इसका कहीं ना कहीं प्रभाव एक बड़े स्तर पर चीन को देखना पड़ेगा। और जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, टिकटॉक जो एक ऐसा ऐप था जो पिछले 1.5-2 सालों में बहुत तेजी से वायरल हुआ और हर गांव में भी छोटे छोटे लोग भी इस ऐप को डाउनलोड किए हुए हैं, इसका इस्तेमाल करते, यानी कि घंटों घंटों भी इस ऐप को देते थे। तो लद्दाख के गलवान में तानातनी के बीच चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर एक बार फिर बातचीत का दौर शुरू होगा। तीसरे दौर की बातचीत कल यानी कि मंगलवार को होगी और आपको बता दें कि चीन और भारत के बीच एलएसी पर तीसरे दौर की वार्ता मंगलवार को होगी। चीन और भारत के बीच बातचीत होगी। लद्दाख के गलवान घाटी में तनातनी के बाद बातचीत होगी। 15 जून को चीन भारत के बीच हिंसक झड़प हुई थी। 1 महीने के अंदर तीसरी बार दोनों देशों के साथ बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच भारतीय इलाके चुशूल में तीसरे दौर की बातचीत होगी और पहले की 2 बैठकों की चीन के मोल्डो इलाके में हुई थी। और चलिए अहम खबर, कल मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय बरकरार है क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कल भोपाल आना टला है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में ही रहेंगे। सीएम शिवराज आज भोपाल नहीं लौटेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार में पेंच के चलते सीएम दिल्ली में ही रहेंगे। तो यानी कि जो तैयारी थी कि मंत्रिमंडल का जल्द विस्तार होगा, यानी कि अब थोड़ा और रुकना होगा क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में ही आज रात बिताएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी कल भोपाल आना टल चुका है और यहां से समझ सकते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार की जो अटकलें तेज थीं उस पर अभी थोड़ा सा विराम रहेगा। कल मंत्रिमंडल विस्तार पर संशय पूरा बना हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज रात दिल्ली में ही रुकेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कल भोपाल आना उनका टल चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में ही रहेंगे और इसके चलते कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में पेंच के चलते सीएम दिल्ली में ही रहेंगे। तो इधर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी और सीएम शिवराज के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम से मुलाकात के बाद कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंचे। वहीं आज सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की। आपको बता दें सीएम कल भी पार्टी के तमाम नेताओं से मिले थे। तो शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में मंत्रिमंडल विस्तार के मंथन के बीच अब प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक दिल्ली पहुंच गए। मिश्रा ग्वालियर में थे और वहां से उन्हें भोपाल आना था। वह ग्वालियर से सीधे दिल्ली पहुंच गए। उधर प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भोपाल आना भी रद्द हो गया। आज आनंदीबेन पटेल को दोपहर बाद भोपाल आना था। तो जैसा कि आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त मध्य प्रदेश के राज्यपाल का जो प्रभार है वो आनंदीबेन पटेल को दिया गया है, क्योंकि जो लालजी टंडन उनकी तबीयत काफ़ी नाजुक बनी हुई है और इसके चलते आनंदीबेन पटेल को भी आना था भोपाल, लेकिन उनका भी आना टल चुका है। तो अब आपको हम बता दें कि अब तक क्या क्या हुआ है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह के बाद जेपी नड्डा से सीएम मिलने पहुंचे और दिल्ली दौरे के दौरान अमित शाह से 2 बार मुलाकात हुई। कल रात और आज सुबह भी मुलाकात हुई। जेपी नड्डा से कल से आज 3 बार बैठक हुई, बातचीत हुई। दोपहर में ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात हुई। पीएम नरेंद्र मोदी से शाम 4 बजे मुलाकात हुई। पीएम मोदी के बाद नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात हुई और आज दिल्ली में ही सीएम रुकेंगे। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा भी आज दिल्ली में मौजूद हैं।
जो कि अचानक ग्वालियर दौरे के दौरान से उन्हें भोपाल आना था, लेकिन वो सीधे दिल्ली पहुंच गए। अब इस भागदौड़ के बीच में सवाल यह है कि आखिरकार संशय क्या है, क्या कुछ बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा, या फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें थी उन पर अभी थोड़ा सा और वक्त लगेगा, और मंत्रिमंडल विस्तार में किसे कौन सा विभाग दिया जाना है, इस पर संशय बरकरार है और इसके चलते दिल्ली की दौड़ जारी है। तो इधर कांग्रेस कमलनाथ सरकार गिरने के 100 दिन पूरे होने पर कल काला दिवस मनाएगी। जी हां, भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेसी कल काले झंडे लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और जिस तरीके से कांग्रेस सरकार को गिराया गया है उसका वो विरोध लगातार करते ही आ रहे हैं। लेकिन 100 दिन पूरे होने पर कमलनाथ सरकार के गिरने के 100 दिन पूरे होने पर काला दिवस के रूप में ये दिन मनाने की तैयारी में कांग्रेस है। रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन होगा और तस्वीर में जो आप देख पा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से तैयारियां भी हैं। अब हमने आज भी आपको दिन में तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरीके से काले झंडे लेकर या काले पट्टी के साथ विरोध प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार, जिसमें 121 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, उसको खरीद फरोख्त करके भारतीय जनता पार्टी ने 22 एमएलएस को खरीद फरोख्त करके सरकार गिरा दी। 100 दिन हो रहे हैं। कल काला दिवस मनाएगी कांग्रेस और काले झंडे लेकर हम लोग इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस काला दिवस ही मना सकती है क्योंकि 15 महीने काले दिन ही रहे हैं इस मध्य प्रदेश के। काला अतीत कांग्रेस का कमलनाथ सरकार का रहा है, इसलिए वो काला ही सोच सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन 100 दिनों में जो उपलब्धियां दी हैं, 100 दिनों में जो इस जनता को राहत दी है, 100 दिनों में संकट के जो कोविड के कारण रहे उसमें सेवा और सहयोग की भावना से जो आगे बढ़े हैं, इन 100 दिनों में हमने पुराने पाप कांग्रेस के धोने का काम किया है, जनता को संबल देने का काम किया है। हम उस पर राह पर आगे बढ़ने वाले हैं। इसलिए ये काली कलुषित मानसिकता को जिस प्रकार से इन्होंने 15 महीने चलाया है और 70 साल देश में चलाया है, उसको भी उजागर कर। तो कांग्रेस पार्टी ने भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष अर्चना जायसवाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति का पहले तो साध्वी को ज्ञान लेना चाहिए, फिर गांधी परिवार पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने हमलावर होते हुए कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अपने नाम के आगे से साध्वी शब्द भी हटा लेना चाहिए। माने मैं साध्वी प्रज्ञा को बोलना चाहती हूँ कि वो अपने नाम से साध्वी शब्द हटा लें, क्योंकि उनको भारतीय संस्कृति का भान नहीं है कि क्या संस्कृति है। वो कुछ भी बोलती हैं, बोलने के लिए बोलती हैं। कहाँ से सांसद और कैसे बन गई मैं समझ नहीं पाती हूँ, और उन्हें अपने शब्द वापस लेना चाहिए और सोनिया गांधी जी से माफ़ी मांगना चाहिए। वहीं विवादों से नाता रखने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने आज कोरोना को लेकर जागरूकता रैली निकाली थी और इस दौरान पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध कर रही महिला कांग्रेस की सदस्य ने सांसद से मुलाकात की। इस बीच कांग्रेस नेत्री और सांसद के बीच आपसी झड़प हो गई और सांसद ने महिला नेत्री को अपशब्द कह दिए। जैसे ही मैंने वो लिफाफा देने की कोशिश करी, तैसे ही वो कुछ अनर्गल बोलने लगे। तो हम लोग तो शॉक्ड थे, भौचक थे। कितने बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ हैं, सांसद हैं, इतने गरिमामय पद में हैं और उनका बोलना बहुत हैरानी वाली बात थी। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोबारा बीजेपी मुख्यालय पहुंचे सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, संगठन मंत्री सुहास भगत साथ में हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत हो रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ये चर्चा हो रही है, लगातार बातचीत चल रही है। सुबह से ही बैठकों का बाजार गर्म है। सुबह से ही कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी बातचीत हुई है, पीएम मोदी से भी वो बातचीत किए हैं और संवाददाता अशरफ काजमी जुड़ गए हैं। अशरफ, ये बहुत ही एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतनी सारी जो बैठकें हो रही हैं, खास तौर पर मुद्दा क्या है, चर्चा क्या है, क्या ये पूरी कवायद मंत्रिमंडल को लेकर है? बिल्कुल रेनू, देखिए ये जो पूरी कवायद चल रही है, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही है। अभी तक ये माना जा रहा था कि लगातार शिवराज सिंह चौहान की जब अमित शाह के साथ बैठकें हुई हैं, जेपी नड्डा से हुई हैं, बीएल संतोष से हुई, नरेंद्र सिंह तोमर से और अब तो आज शाम में प्रधानमंत्री से, तो सब कुछ
सही हो गया होगा, ये प्रयास लेके चल रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद जब उनकी बैठक हुई और जब वो बाहर निकले तो उसके बाद स्थिति और ज्यादा साफ हो गई, जिसमें साफ ये लगने लगा कि कहीं बीजेपी में अंदर कुछ सही नहीं है, जो चाह रहे थे वैसे नहीं हो रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है या जो भाजपा के मन के हिसाब से होना चाहिए था वैसा काम नहीं हो रहा है, इस वजह से शिवराज सिंह चौहान ने अपना आज का भोपाल आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। और अब फिर वो इस वक्त यहाँ भाजपा के मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में संगठन मंत्री सुहास भगत भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हैं, जो नए सिरे से मंत्रिमंडल का जो स्वरूप होगा उसको लेकर खाका तैयार कर रहे हैं, या ये कहा जाए जो अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पेच फंसा हुआ था उसका हल निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब ये प्रयास कितना सफल होता है, क्या होता है, ये थोड़ा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। आज भी मीटिंग, कल के देर रात तक मीटिंग चली और आज भी ये अब मीटिंग का दौर शुरू हो गया भाजपा मुख्यालय में। कितनी देर लगेगी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ उम्मीद ये की जा रही है कि ये जो मंत्रिमंडल को लेकर सबकी सांसें अटकी हुई है, खास करके जो भाजपा नेता हैं उन लोगों की जो दावेदार हैं उसकी सबकी सांस अटकती है कि किसका चयन होगा, किसको जगह मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी। तो वो सब चीजें आज यहाँ पे हल करने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये पूरी कोशिश है कि जैसा कि अशरफ बार बार बता रहे थे कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर पूरी कवायद है और ये तय हो पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसको कौन सा प्रभार दिया जाए, और हो सकता है कि इसको एक बार बहुत संतुष्टि के साथ बातचीत होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। और चलिए एक और अहम खबर का रुख करते हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल की बड़ी सौगात। तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीएम ने बड़ी राहत दी है। सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में संग्राहकों को नगद होगा भुगतान। तो आपको बता दें सीएम ने कैश भुगतान को मंजूरी दी है। कवासी लखमा ने आज ही सीएम को पत्र लिखा था और इस पत्र के माध्यम से जानकारी आई है कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को सीएम ने बड़ी राहत देते हुए नगद भुगतान का ऐलान किया है। तो ये सुकमा हो गया, दंतेवाड़ा, बीजापुर में जो संग्राहकों को नगद भुगतान किया जाएगा, सीएम ने कैश भुगतान की मंजूरी दे दी है। कवासी लखमा ने आज ही सीएम को पत्र लिखा था। और अब बात पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर मची घमासान की। पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को लेकर कांग्रेस ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर निकले और केंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। वहीं जगदलपुर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया। मुंगेली में कांग्रेस के लोगों ने साइकिल रैली निकालकर विरोध जताया, जबकि बिलासपुर में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के दो नेता आपस में भिड़ गए। वहीं कोंडा गांव में कांग्रेस ने कोरोना संकट के बीच केंद्र पर अपना खजाना भरने के आरोप लगाए। वहीं रायपुर में कांग्रेस नेताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्टरों के साथ कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने ट्रक खींचकर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल की बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, इसके विरोध में आज हम लोग साइकिल यात्रा के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को साइकिल भेंट करने हम लोग जा रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि पेट्रोल और डीजल में सिर्फ 1 रुपए का डिफरेंस है, और ये हमारा ये जो विरोध है ये लगातार जारी रहेगा जब तक के ये रेट पेट्रोल डीजल के रेट कम नहीं कर लेते, तब तक हमारा ये विरोध लगातार हमारा जारी रहेगा। और हम लोग जब तक ये अपना रेट कम नहीं कर लेंगे हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमत पर सीएम भूपेश बघेल का ट्वीट आया, जहां आम जनता दाम बढ़ने से परेशान हो रही है। कोरोना से जनता पहले से ही परेशान, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बढ़ी महंगाई। और इस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है कि जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े आम जनता काफी परेशान है, यहाँ तक कि जो किसान वर्ग है वो ज्यादा परेशान है। तो आम जनता दाम बढ़ने से परेशान हो रही है, कोरोना से जनता पहले से ही परेशान है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी है, सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।